नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत जोरों पर है, कभी किसी मुद्दे पर तो कभी किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर चल रही उथल पुथल पर। लेकिन अभी एक तीसरे मोर्चे को लेकर जोर शोर से चर्चाएं हो रही हैं और तीसरा मोर्चा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के खिलाफ हो सकता है। लेकिन इसकी एक धुरी जो है वो आजम खां और शिवपाल यादव से मिलती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि इस तीसरे मोर्चे की कमान हो सकता है कि शिवपाल यादव खुद ही संभाले और इसलिए उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा कि आजम खां से जेल में मुलाकात भी की थी। कई नेता जो हैं, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, हर कोई इस वक्त आजम खां से मिलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सुर ये उठ रहा है कि आजम खां के सहारे एक नई राजनीति, एक नए विकल्प की तैयारी कर रहा है विपक्ष भी। यहां पर आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ कि आखिरकार ये तीसरा मोर्चा कैसा होगा, इस तीसरे मोर्चे में कौन कौन दल शामिल होंगे। हमारे स्क्रीन पर आपको हमारे सारे मेहमान नजर आ रहे हैं। एक एक करके मैं सबसे पहले उन सभी से आपका तारुफ करवा देती हूं। शमशेर आजाद जी बीजेपी से नेता हमारे बीच जुड़ चुके हैं। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और मनीष सिंह जी, प्रवक्ता सपा से, मनीष जी आपका भी चर्चा में स्वागत है। प्रखर प्रताप सिंह पीएल से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। प्रखर जी आपका भी स्वागत है। और इसी के साथ जयकरण वर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। जयकरण जी आपका भी स्वागत है। चर्चा को मैं बढ़ाऊं, सबसे पहले मनीष सिंह जी मैं आपके पास ही आ रही हूं, क्योंकि चर्चा यह है कि तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार देखने को मिल सकता है, जो कि सपा, बीजेपी, बसपा, कांग्रेस के खिलाफ होगा। खबर यह भी है कि शिवपाल सिंह यादव इसकी कमान संभाल लेंगे। तो ऐसे में क्या आपकी ही पार्टी से टूटकर एक तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी में श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कभी कोई टूट हो ही नहीं सकती है। वह इतने सहृदय नेता हैं, वो इतने उदार नेता हैं, वो इतने व्यवहारिक तौर पर लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से और सभी पार्टी के संगठन के नेताओं से उनकी व्यक्तिगत, राजनैतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर उनसे हमेशा चर्चा करते रहते हैं और उनसे हमेशा एक दूसरे पर कैसे हम राजनीति में आगे बढ़ें, कैसे अपनी विचारधारा को आगे लेकर के जाएं, कैसे हम अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं, इसके लिए वो सदैव काम करते रहते हैं। और आपने देखा होगा 2012 से 2017 की जो सरकार थी, उस सरकार में किस तरह से उन्होंने विकास के रास्ते को बेहतर किया और कैसे 2007 से जो 12 की बसपा की सरकार थी उसमें जो काम किए गए थे उसको कैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से कमजोर किया था बसपा की सरकार ने। और उसके बाद हमारा खजाना खाली था, हमारे खजाने में उत्तर प्रदेश में पैसा नहीं था। और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने 2012 में, तो 2017 तक सभी लोगों के साथ जोड़ करके, सभी लोगों को साथ लेकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश को कितना बेहतर बनाया, कितना मजबूत बनाया। आज 2022 में हम हैं, आप देख सकती हैं कि जिस तरह से उन्होंने अकेले मुकाबला किया, समाजवादी पार्टी ने अकेले मुकाबला किया भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी से हम लोग लड़ाई लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से छल प्रपंच की राजनीति करके सत्ता को हासिल किया। नहीं, वो तो जनता का मत मिला ना उनको, तो उसमें छल प्रपंच तो जनता कैसे करेगी? ये देखिए, बीजेपी का उसमें क्या रोल? भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। भारतीय जनता पार्टी को तो जनता ये कहती है कि षड्यंत्रों से बनी हुई राजनीतिक पार्टी है, जो हमेशा षड्यंत्र की राजनीति करती है। आप देखिए मनीष जी, अभी भी कह रहे कि जनता ये कहती है, जनता वो कहती है, लेकिन जनता ने मोहर लगा दी, वो जीत गए। लेकिन अभी सवाल ये है कि जो तीसरा मोर्चा तैयार होगा, जिसकी सुगबुगाहट देखी जा रही, वो आखिरकार कौन कौन से दलों को अपने साथ लाता है? क्योंकि खबर यह भी कि समाजवादी पार्टी से भी कुछ लोग संपर्क में, शिवपाल यादव ने खुद कहा। मैं आऊंगी सवाल के साथ भी आपके पास। मैं प्रखर जी आपके पास आ रही हूं भी यह सवाल लेके, क्योंकि शिवपाल यादव लगातार देखिए अखिलेश यादव को लेकर अपने बयान देते रहे, उनकी नाराजगी साफ झलकती है उनके बयानों में। अभी जो तीसरा मोर्चा हम देख रहे हैं, जिसकी तैयारी चल रही है, जयंत चौधरी ने भी कह दिया था कि नए विकल्प की जरूरत है उत्तर प्रदेश को, जब आजम खान से उनके बेटे से मिलने पहुंचे थे। तो क्या नया विकल्प आप तैयार कर रहे हैं आजम खान के साथ मिलकर? देखिए शिवानी जी, राजनीति में किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। माननीय आजम खान जी से जब हमारे नेता मिलने गए, उसके बाद एक होल्ड लग गई। सारे जब से उन्होंने उनके लिए स्टेटमेंट दिया, तब से हर व्यक्ति उनकी बात करने लगा। ठीक है। और ज्यादातर पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिल चुके हैं, चाहे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारे माननीय शिवपाल यादव जी हो, और मुझे सुनने में आ रहा है ओम प्रकाश राजभर जी भी मिलने जा रहे हैं। खाली उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलने नहीं गए अभी तक। और देखिए, मोर्चा तब तैयार होता है जब लोगों को जोड़ा जाता है, और समाजवादी पार्टी मुझे लगता है कि अपने वरिष्ठ नेताओं को जोड़ने का काम नहीं कर रही है और ना उनको सम्मान देने का काम कर रही है। अपने नेता के लिए संघर्ष और सम्मान दोनों करना पड़ता है। तो हम
लोगों को जोड़ रहे हैं, हमारे से लोग संपर्क में हैं, ठीक और है। देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। चलिए ठीक है, आप लोगों को जोड़िए, आपके संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, ये आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, और ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी सपा के लिए या अन्य दलों के लिए होगी, ये शमशेर जी जरा आपसे जान लेते हैं, क्योंकि देखिए शिवपाल यादव आजम खान से मिलते पहले ये जरूर चर्चा आई थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी के बड़े चेहरों से उनकी मुलाकात भी हुई थी, लेकिन अब आजम खान से मुलाकात हो रही है, और इसी के साथ चर्चा ये है कि वो एक नया जो विकल्प है वो जनता के लिए लेकर आ रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा ये विकल्प तैयार होगा आपके खिलाफ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा मुद्दा आज आपने उठाया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 का जो चुनाव है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से निगाहों में रखती है अपना, और एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और 24 घंटे उसका हमेशा चुनाव पे ही ध्यान रहता है, क्योंकि कभी पांडिचेरी में चुनाव है, कभी गोवा में है, कभी सिक्किम में, बड़ी पार्टियां हैं। हम क्षेत्रीय पार्टी की तरह तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी की तरह से सिर्फ उत्तर प्रदेश में फोकस करें और जब चुनाव आने लगे तो 6 महीना पहले मैदान में उतर के आ जाएं। हमारी पार्टी लगातार पूरे देश में निगाह बनाए रहती है, और आने वाला 24 जो है, आपने देखा कि 2022 का चुनाव जब हम जीते हैं और हमने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया सभी जाति सभी धर्मों को लेकर, उसमें IAS भी है, IPS भी हैं, और सभी बिरादरी जाति धर्मों के लोग हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है 2024 के लिए कि जनता ने जो एक बार फिर से विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 2022 के चुनाव में, तो उसी विश्वास को हम बनाते हुए 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अब रह जाती है शिवपाल यादव की बात, तो शिवपाल यादव जी धोखा खाए हुए हैं बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से आप ये समझ लिए चोटिल सांप कहा जाता है कि सांप जिस तरीके से जख्मी होता है, तो बिल्कुल अपने वो एक्टिव मोड में हैं, गुस्से में भरे हुए हैं, लेकिन अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम किसी को अपनी राजनीति बचाने के लिए किस तरीके से काम करें, अपने लड़के की राजनीति बचाने के लिए किस तरीके से काम करें। लगातार वो सबके संपर्क में, सभी पार्टियों के संपर्क में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। अभी उन्होंने जाके आजम खान से भी मुलाकात की है, तो हमारे लिए बहुत चिंता की बात नहीं। हम अपना काम जो है, हमारा काम ये है कि हम जनता के बीच में जाकर काम करते हैं, और हमारा पूरा ध्यान जो रहता है वो सिर्फ इस बात पर रहता है कि जनता अन्य कोई दल कर रहा हो या किसी के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस पार्टी का धर्म है कि जिसके साथ अन्याय हो वही विचारधारा कांग्रेस के लेकर के खड़ी होती है। आचार्य जी जब उनके पास गए तो ये सोच कर नहीं गए कि वो कांग्रेस में आ जाएंगे या दूसरे दल में चले जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। आचार्य जी बहुत बड़े विचारवान हैं, बुद्धिजीवी हैं। उनके मन में एक पीड़ा थी, उनके प्रति दया थी, और उस नाते सहानुभूति जताने के लिए, उनकी पीड़ा को बांटने के लिए और सरकार को चेताने के लिए भी कि जिस चोरी, बकरी चोरी में, किताब चोरी में, बोतल चोरी में, ऐसे छोटे चोरी में जिनको जेल में डालने का योगी सरकार ने काम किया है, बड़े बड़े अपराधी जिनको योगी सरकार ने सारे मुकदमे वापस ले लिए हैं, उनको जेल में न डाल करके छोटे छोटे मुकदमों में डाल करके जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, यह भी उन्होंने उजागर करने का काम किया। ठीक है जयकरण जी, अचानक से आजम खान के लिए आपका प्यार जाग गया, हर एक दल का प्यार जाग रहा है, हर कोई आजम खान को पूछ रहा है, सिवाय मनीष जी आपके जो विधायक वहां पर गए उनसे तो मुलाकात ही नहीं की आजम खान ने, और उसमें भी आपने आरोप लगा दिया कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि अंदर जाके सपा का प्रतिनिधिमंडल मिले। देखिए शिवांगी जी मैं इतना जयकरण जी मैं आपके पास आ रही, पहले मनीष जी का मैं जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। शिवांगी जी, शायद जयकरण जी को ये पता नहीं है कि आदरणीय आजम साहब की राजनीतिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक ताकत क्या रही है। जयकरण जी को ये पता होना चाहिए
कि आजम साहब ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी की नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के योजनाओं के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की जो सिद्धांत है उसके खिलाफ आजम साहब ने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक दिनों में शुरुआत करके लड़ना उन्होंने शुरू किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा से राजघरानों की पार्टी रही है, राजाओं की पार्टी रही है। और जयकरण जी जो बात कह रहे हैं, उनकी बातों से एक बात सिर्फ जयकरण जी से मैं कहना चाहता हूं कि उनकी पार्टी ने में एक G23 गुट बना हुआ है। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जो उस G23 के गुट के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद जी, क्या उनकी पीड़ा कभी उन्होंने सुनी? क्या उनकी पीड़ा कभी उन्होंने समझी? बात हुई ना मनीष जी, वो उनकी पीड़ा समझी, लेकिन आपकी पार्टी के नेता की पीड़ा बहुत अच्छे समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे। हमारी पीड़ा किसी को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सक्षम हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसी दंभकारी राजनीतिक पार्टी, सामंती राजनीतिक पार्टी से लड़ रहे हैं। और आजम साहब ने कांग्रेस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सदैव संघर्ष किया है। और कांग्रेस के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करती है, सदैव समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी है, सदैव संघर्ष किया है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय आजम साहब जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सदैव संघर्ष करेगी। और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में बहुत ही व्यापक जनाधार के साथ वापसी करेगी। बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा जब आप कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ा था अपने उत्तर प्रदेश में। और जयकरण जी जो कह रहे हैं कि हम सबकी पीड़ा समझते हैं, तो आपने क्या माधवराज सिंधिया और उनके परिवार की पीड़ा नहीं समझी जो भारतीय जनता पार्टी में चले आए? या आप जो है जतिन प्रसाद की पीड़ा नहीं समझे? आपने जतिन प्रसाद की पीड़ा को समझा? आपका परिवार छोड़कर कोई जो है बड़ा नेता, बड़ा चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, तो क्या आपने उसकी पीड़ा को समझा था? ठीक है, चलिए जयकरण जी जवाब दीजिए। ये सब नारे कांग्रेस पार्टी के निकले नारे हैं, इन पर आप चलते रहिए। आपका वजूद समाप्त हो चुका है, जनता ने आपको बिल्कुल किनारे खड़ा कर दिया है। सुन लीजिए, बीच में बात काटने की आदत मत डालिए। नहीं, अभी आप खुद ही काट रहे हैं बीच में बात। अभी तो हम ही बोल रहे थे, बीच में आप कूद के चले आए। हमारी और मनीष जी की बात हो रही थी, बीच में आप चले आए। मैं तो मैं करने की आदत नहीं ना, मैं करना चाहता हूँ। जी करिए, मेरी बात सुनिए। अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि आजम खान साहब के बारे में मैं इतना पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं माननीय अखिलेश यादव जी, वही इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उन्हीं की पार्टी है, सर्वे सर्वा है, फिर भी आज कितने पुराने नेताओं को आजम खां जैसे सीनियर नेता संस्थापक नेता की बात किनारे अगर कर दी जाए, कितने नेताओं जयकरण जी आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? जयकरण जी आपको कैसे पता? सुन लीजिए, अब 2021 में जयकरण जी 2021 में हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने रामपुर से लेकर के लखनऊ तक साइकिल यात्रा किया। आजम साहब जी के जो खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, जो संत नहीं सामंती है योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिस तरह का काम उन्होंने उत्तर प्रदेश की लोकतंत्र में किया है, अब सुनेंगे। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने साइकिल चला करके उसका प्रतिकार किया, उसका प्रतिरोध किया। और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने लखनऊ पहुंच करके योगी आदित्यनाथ जी को यह संदेश दिया कि जो आजम साहब के खिलाफ आप कर रहे हैं यह अन्याय है, जो जुर्म है। और इस जाति को मैं जयकरण जी की बात के साथ हूँ, इस बात पर मैं जयकरण जी का साथ हूँ और मैं समर्थन करता हूँ कि ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप लोग समाजवादी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ है और आप लोग कांग्रेस के साथ हैं। आप लोगों का राजनीतिक चरित्र कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि आप हमारे साथ हैं, हमारे समझ में नहीं आता। आप लोग कांग्रेस के साथ रहते हैं, आप लोग का राजनीतिक चरित्र कैसा है? यादव ने जो टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ फिर से छलावा करने का काम कर रहे हैं, आज इफ्तार पार्टियों में जाने का काम कर रहे हैं। 2022 का चुनाव था, न मंच पे उन्होंने आजम खां का कहीं नाम लिया, न मंच पे उन्होंने इमरान का नाम लिया, किसी मुसलमान का नाम ले लेते। आप सहारनपुर में देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं कहा मुसलमान जा चुका है और आजम खां की समझ में भी आ चुका है। मुसलमान जो है, अच्छा ठीक है, आप तीनों लोग बोले, किसी के बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, सेकुलर राजनीति की जो ताकत है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने सदैव से अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा किया है। ठीक है, मनीष जी, जयकरण जी, शमशी जी, जो 2 मिनट के शांति, क्योंकि समझ में नहीं आया किसने क्या बोला। ठीक है, शिवांगी जी, मेरा इतना कहना। हाँ, शिवांगी जी 1 मिनट। ठीक है, अपनी बात रख लीजिए।
शिवांगी जी, हमारे सपा के साथी जो बार बार कह रहे हैं कि G23 से बात नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, अरे हमारी कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बड़ा नेता छोटा नेता अपनी बात कर सकता है। अब हमारी पार्टी में वो अपनी बात रख सकता है। हमारे पार्टी में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। आप जैसे पार्टी में, आज समाजवादी पार्टी में जितने भी कहा जाता है कि मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया, आज क्या कारण रहा कि पूरे तो ठीक है जयकरण जी, मुझे लगता है जब प्रमोद कृष्ण जाती मुलाकात करने के लिए, कांग्रेस जाती मुलाकात करने के लिए, तो इसका मतलब आप भी तीसरे मोर्चे में होंगे। ठीक है, प्रखर जी के पास मैं चलती हूँ। जयकरण जी, आपकी बात का जवाब अभी लूंगी मैं। प्रखर जी, आपके साथ देखिए कहा जा रहा है कि कई बड़े लोग हो सकते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, चंद्रशेखर, आजम खां, इन सबको आप एकजुट कर लेना चाहते हो। ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से नाराज है, सपा खेमे से जो नाराज है, जो मुस्लिम चेहरे उनके, क्या आप इसका फायदा उठा रहे हैं अभी? देखिए, हमारे माननीय अध्यक्ष जी सभी को जोड़ के रखते हैं। वो संगठन के, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को उनसे संगठन की नीतियों को सीखना चाहिए। वो सबको जोड़ के रखते हैं और सबका सम्मान देते हैं। जैसे अभी रविदास मल्होत्रा जी मिलने गए सीतापुर जेल में, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। क्या फिर से कोई गया? क्या उनके प्रदेश अध्यक्ष गए? क्या किसी तरीके से सड़क पर कोई भी प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने? खाली ट्विटर पर खेलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, संगठन के वरिष्ठ लोगों को जाना पड़ेगा। अच्छा, एक दूसरी चीज, आजम खां जी के परिवार ने, किसी भी व्यक्ति ने इस बात को खंडन नहीं किया कि उनके जो मीडिया प्रभारी ने बोला वो गलत है। किसी ने भी खंडन नहीं किया। तो समस्या तो है ना, और समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उससे ठीक है मनीष जी, बताइए, जैसा कि बोले प्रखर जी, आप कह रहे हैं कि आजम खान ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात में भी तो दम है ना कि उनके परिवार से किसी ने भी खंडन नहीं किया कि हम नाराज नहीं है। शिवांगी जी, हाँ, आदरणीय आजम साहब जी का परिवार, हाँ, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और वह लोग एक संवेदनशील नेतृत्व की राजनीति करते हैं। हमेशा से उन लोगों ने समाजवादी आंदोलन को गति देने के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के लिए, इसलिए कि उनको पता है, उत्तर प्रदेश के जनमानस को पता है कि श्री अखिलेश यादव जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जनमानस को अपने साथ जोड़ करके संघर्ष कर रहे हैं, यही एक ऐसे नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। आप सारी बातें आप कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि देखिए वो साथ में जुड़े हैं हमारे, लेकिन अभी प्रखर जी ने एक बात का जिक्र किया कि आपकी पार्टी ने उनसे नेता ने मुलाकात ही नहीं की, और आजम खां के परिवार ने खंडन ही नहीं किया कि हमारे से कोई नाराज है कि नहीं नाराज है। शिवांगी जी, हाँ, हर बात राजनीतिक नहीं होती है। और प्रखर जी के अरे इतना बड़ा लीडर है आपका चेहरा, इतना बड़ा चेहरा आजम खान शिवांगी जी, और समाजवादी पार्टी में शिवांगी जी, मुलायम सिंह जी का सम्मान सब करते हैं, सब उनसे जुड़े हुए हैं शिवांगी जी, मगर अखिलेश जी को थोड़ा सा प्रखर जी के सुझाव की और प्रखर जी के जानकारी देने की हमें आवश्यकता नहीं है। और ये जो शम्स जी जो बात कह रहे हैं, इनकी बात में भी कोई दम नहीं है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश जिन झंझावातों से गुजर रहा है, उत्तर प्रदेश जिन आवश्यकताओं से, जिन जरूरतों से गुजर रहा है, अब उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी आने वाले समय में क्या होगा, पार्टी को हमारे नेता ने खड़ा किया हुआ है। कोई अपना कुनबा नहीं बचाएगा तो कैसे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करेगा? ठीक है शम्स जी, बताइए जरा, क्या समाजवादी पार्टी के लिए अपना कुनबा बचाना? अब आप देखिए ना, आप देखिए इसी डिबेट्स में देखिए, हाँ, जयकरण जी शम्स जी के साथ हैं, शम्स जी जयकरण जी के साथ हैं, जयकरण जी प्रखर जी के साथ हैं। आप देखिए ना इन तीनों लोगों के कभी हम किसी के साथ अपनी गलतियों का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे कोई लोगों ने देखा है, 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को। हमारे 125 विधायक हैं। हम लोगों ने जिस तरह से संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो एक नया नजीर है हिंदुस्तान की राजनीति के। बहुत बड़ी नजीर आपने दिया कि आपने अपने चाचा को, शिवपाल यादव को, जो एक संगठन के नेता हमारे चाचा की आपको बहुत चिंता है, हमारे बहुत चिंता है, आप ले लीजिए। धोखे की राजनीति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज चाहे शफीकुर रहमान बर्फ को, क्या बात करते हैं, जहांगीरपुरी में, दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या बात है कि जो एक करके बात रखिए। ठीक है शम्सी जी,
पहले आप अपनी बात रखिए, फिर प्रखर जी रखेंगे, फिर मैं जयकरण जी के पास अखिलेश चलती हूँ। यादव को सोचना चाहिए, चिंता करना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि जो मुसलमान बड़े लीडर हैं, ठीक है। जिनकी वजह से सियासत में कभी हुआ करते थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि कभी समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, जब मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, आपके क्या कहते हैं कि शिवपाल यादव हुआ करते थे, बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक नासमझ लड़के के हाथ में जनता ने भयभीत और भूलते 2012 के चुनाव में एक बार जो है सत्ता दे दिया और मुसलमान भी बहकावे में आ गए समाजवादी पार्टी के। लेकिन उसके बाद जब 2017 में मुसलमानों की आंख खुली, दलितों की आंख खुली, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंख खुली, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को बेदखल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया और दोबारा फिर 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ देकर भारतीय जनता पार्टी। मनीष जी देखिए, आप झूठ कह रहे हैं, ठीक है, आप झूठ कह रहे हैं, लेकिन देखिए एक सवाल ये कि शफीकुर रहमान जो कि सांसद है आपकी पार्टी से, क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में ही कहा था कि आपके नेता जो है सब कुछ जोड़ कर रखते हैं, कोई नाराज नहीं है, तो शफीकुर रहमान क्या नाराज हैं? आपको आप इसको क्या कहेंगे? जी हाँ। आदरणीय शफीकुर रहमान जी हमारी पार्टी के, हमारी विचारधारा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अभी दिल्ली में जो घटना हुई थी जहांगीरपुरी में, आपने देखा होगा कि उनके नेतृत्व में आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बना के भेजी थी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा जी सहित 5 हमारे वरिष्ठ नेता हमारे गए थे। वो आपकी पार्टी में भी हैं, लेकिन यही तो बड़ी चुनौती कि 24 में आप मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं, लेकिन 24 हमारे लिए तीसरा मोर्चा आपके खिलाफ तैयार हुआ है। शिवांगी जी हमारे खिलाफ कहां मोर्चा तैयार है? हमारे साथ वासिम राइन कौन है? वासिम राइन कौन है हमारे पार्टी? अब देखिए, मैं सवाल पूछा, अब इसका जवाब दीजिए। वासिम राइन कौन है? शिवांगी आपके पार्टी से आते हैं, मुस्लिम चेहरा है, वासिम राइन कौन है? सुनिए तो आप, ठीक है, सुनिए आप पहले इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आपको सुनती। वासिम राइन कौन है? इस्तीफा दिया उन्होंने। ऐसा है जावेद राइन इस्तीफा दिया उन्होंने। सुनिए तो आप सुनने को। सुखराम यादव मुलाकात करने पहुंच गए थे। ठीक है शमशी जी रुकिए, अभी मेरा सवाल है, फिर मैं आपके पास आती हूँ। देखिए इस्तीफा देना नहीं देना ये विषय नहीं है। ठीक है, अरे कैसे विषय नहीं है? आपकी पार्टी से जुड़े लोग हैं, मुस्लिम चेहरे हैं और मुस्लिमों के नाम पे सियासत हो रही है इस वक्त। आप सुनने को नहीं तैयार है शिवांगी, तो आप करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे आप कह रहे हैं? हमारे साथ उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ लोगों ने वोट दे करके हमको इतना मजबूत बनाया, ताकतवर बनाया। 125 विधायकों का हमको उत्तर प्रदेश की जनमानस ने हमको 125 विधायक हमको जिता करके खुद एक्सेप्ट कर लिया कि आगे किसी भी चुनाव में 125 से ज्यादा इनकी। अरे क्या बात करते हैं शमशी जी, आप आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता ने, शमशी जी उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता को दुदकार करके सत्ता से बेदखल करने वाली है। क्या बात करते हैं? मनीष जी आप इस बात को स्वीकारें कि आपको जनता ने सपोर्ट दिया है, इस बार जरूर दिया सपोर्ट, लेकिन आपके अगर चेहरे आपसे दूर हो जाएंगे तो आप जनता का काम किनके भरोसे करेंगे? शिवांगी जी हमारे पार्टी का एक भी चेहरा हमारे साथ छोड़ करके नहीं जाएगा, इसलिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में सबसे विश्वसनीय चेहरा है। और आपके अंदर ही से भीतर खाने से सुर बगावती उठ रही है। चलिए प्रखर जी के पास चलती हूं, मैं आती हूं मनीष जी आपके पास। प्रखर जी बोलिए। देखिए मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो अपने इस रिजल्ट से खुश हैं। हमारे लीडर माननीय शिवपाल यादव जी बिना सरकार बनाए खुश नहीं रहते थे। ठीक है, वो सभी नेताओं को जोड़ के रखते थे, सभी नेताओं से बात करते थे। संवाद बहुत जरूरी है राजनीति में और वो इसका ध्यान रखते थे। हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, आगामी निकाय चुनावों के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम बेहतर रिजल्ट देंगे। और समाजवादी पार्टी को सोचना होगा कि आगे क्या करना है। आप समाजवादी पार्टी की चिंता क्यों करते हैं प्रखर जी? आप अपनी पार्टी की चिंता। अरे इस पार्टी को खड़ा किया हमारे लीडर ने, जो आप बैठ के आज जो बैठ के यहाँ पर बोल रहे हैं वो हमारे लीडर ने अगर खड़ा नहीं किया होता अपने मेहनत से तो ये नहीं बोल पाते आप। उन्होंने संगठन तैयार किया था, संगठन तैयार किया था, इतना काम किया था, तब ये सरकार में आई समाजवादी पार्टी। मनीष जी पार्टी की गाइडलाइन से अलग बात कर रहे हैं और मनीष जी के अंदर अब शमशी जी जानकारी का अभाव है। शमशी जी ने कहीं पर भी ये अपना स्वीकार नहीं किया कि यह हकीकत है कि आजम खान जैसा बड़ा चेहरा, शफीकुर रहमान जैसा बड़ा चेहरा हमारी पार्टी फौरन जाना चाहिए था। हम चिंता नहीं कर, हम तो खुश हो रहे हैं, हम तो खुश हैं, हमारी पार्टी की लाइन हम तो खुश हैं कि सारे विपक्ष आपस में लड़ रहे हैं और जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है। हम खुश हैं, जनता के साथ हम हैं और जनता हमारे साथ। 325 से आ गए आप,
कि 267 पे आज ओम बहुत प्रकाश चिंता राजभर भी आपके ऊपर अफसोस चिंता कर रहे हैं, विश्वास। स्वामी प्रसाद मौर्य भी अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और क्यों जो है तो एक जो है ऐसे आदमी के साथ जाके अच्छा, चले सबके गए आपको- जिनके अंदर राजनीतिक गुण ही नहीं, जो ये समझते ही नहीं कि कैसे जोड़ा जाता है। प्रखर जी ने बहुत अच्छी बात की हाँ। कि शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे तो सबको लेकर चलते थे, विपक्ष में भी उनका एक अच्छा चेहरा जाना जाता था और सबको लेकर चलते थे। लेकिन ये अखिलेश यादव के हाथ में जब से बागडोर आई है, एक बार के बाद वो लगातार खिसकते चले आ रहे हैं और आने वाले चुनाव में अभी तक 2024 का चुनाव जो आने वाला है, अभी तक उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे लगे ठीक कि है, 2024 की तैयारी ठीक है, करें। हाँ, टोपी एक पहनना चीज- जरूर शुरू कर दिया है एक चीज- मुसलमानों को घुमाने के मैं लिए। एक चीज बोलना चाहूंगा, शिवांगी जी, एक हाँ, चीज हाँ, एक चीज और शिवांगी मनीष जी, जी, एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे हमारे बीजेपी के साथी ने बोला कि मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर जैसे 4 चुनाव आप अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष के अंदर में हार जाते तो उसको बदल देते ना। एकदम बदलते 4 चुनाव हार चुके हैं, 17 का चुनाव, 22 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 के 2 चुनाव, एमएलसी चुनाव तक हार चुके हैं। तो क्या बदलाव नहीं एक होना भी चाहिए सीट नहीं प्रदेश मिली। अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी के हमारे अंदर? संगठन तो का परिवारवाद स्ट्रक्चर है क्या ना, है? अगर आप परिवारवाद हमारे पर ध्यान संगठन नहीं का देंगे, स्ट्रक्चर क्या तो है? यही वो होगा। हमारी ये पार्टी कांग्रेस का की भी यही विडंबना हमारी है, पार्टी समाजवादी का पार्टी भी का जानते सीधे हैं बदल रहा है। हम लोग कैसे काम हमारा करते हैं, सुझाव हम है। लोग कैसे काम करते देखिए, हैं। हमारा- प्रस्ताव के लोग बहुत सुझाव दे रहे हैं, संगठन भारतीय खड़ा जनता करने- पार्टी का सुझाव खड़ा प्रस्ताव किया के है लोग ले और रहे हैं संगठन खड़ा और करने प्रस्ताव के के लोग लिए भारतीय जनता पार्टी को सुझाव दे दिया रहे है। हैं। ये नेता आपस होते में हैं, जो ना मुझे नेता ये लग होते रहा हैं। है जोड़ है। कि हम तो देखिए कैसा मनीष जी देंगे। के खिलाफ जनता ही नहीं, मनीष जी के खिलाफ थर्ड सारी फ्रंट विपक्ष बनाने पार्टियां के भी लिए हैं। या जो भी ये दल बना रहे, गठबंधन बना रहे, लोगों को ठीक जोड़ने है, की जरूरत मैं पड़ती है। जयकरण जी के पास में चलती, फिर मैं एक ब्रेक ले रुकूंगी। जयकरण जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिए जल्दी। शिवांगी जी, मेरा इतना मानना है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान के जो माहौल है, जो हालात है, माननीय अखिलेश यादव जी से उत्तर प्रदेश का मुसलमान ही नहीं, मुसलमान तो एक तरफा वोट दे करके आज अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से दूर होने पर विचार कर रहा है। मैं इतना बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के साथ आज के दृश्य में ना इनके साथ कोई भी पिछड़े वर्ग का, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे लोहार हो, चाहे बिंद हो, चाहे बल्ला हो, अब कोई भी पिछड़े वर्ग का साथी, कोई भी बिरादरी जात के लोग अखिलेश यादव जी के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो अपने आप को ठगा महसूस करना चाहती हैं। अखिलेश यादव जी ने बहुत ही डर के मारे या उनकी नेतागिरी के बराबर कोई नेता खड़ा ना हो जाए, इसके नाते उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को और यादव छोड़ अन्य पिछड़े वर्ग को कहीं भी जगह देने का काम नहीं किया, जिससे मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश का अन्य पिछड़ा वर्ग और मुसलमान ये कहीं ना कहीं से अब 2024 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। ठीक है, चलिए जयकरण जी, आप अपनी बात को कंप्लीट किया और मुझे लगता है आप रहनुमा बन चुके हैं मुसलमानों के भी और दलितों के और पिछड़ों के भी। मैं आती हूँ, इस चर्चा को वापस बढ़ाऊंगी आगे, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक ले मैं रुकती हूँ। ब्रेक के बाद वापस चर्चा को यहीं से शुरू करेंगे कि आखिरकार तीसरा मोर्चा किसके लिए बड़ी चुनौती होगा।